अब हमारा जो है वो टॉपिक है पोइट्री इन द एज ऑफ पोप। तो थोड़ी देर मेरे साथ ये सफर करें, इंटेलेक्चुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं, नई गाड़ी में बैठते हैं हम। तो पोइट्री जो है हमारी अब आगे हम स्टडी करेंगे पोइट्री अब इन द एज ऑफ पोप में। अब हमने जो क्लासिकल एज को स्प्लिट किया हुआ है तीन हिस्सों में। ये आपके सामने है, एज ऑफ ड्राइडन में, एज ऑफ पोप में और एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन में। तो इस वक्त हम एज ऑफ ड्राइडन तो अपना हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये एरिया हमने कॉन्कर कर लिया है। अब हम एंटर हो रहे हैं दूसरे पार्ट की तरफ, दूसरे हाफ की तरफ, दूसरे एक हिस्से की तरफ, एज ऑफ पोप में। और इसमें भी फर्दर डिवीजन है। जैसे एज ऑफ ड्राइडन में हमने पोएट्री को अलग से देखा, ड्रामा को अलग से देखा और प्रोज को अलग से देखा। इसी तरह इस एज में एज ऑफ पोप जो है, ये भी एक ऑथर के नाम पे एज है, एज ऑफ पोप। अलेक्जेंडर पोप एक राइटर हैं अभी, कुछ का तारुफ तो पहले से भी है। तो इस एज में हम सबसे पहले पोएट्री को देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है इस एज का, या क्या चीजें इसके अंदर। द अर्लियर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी और द ऑगस्टन एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड द एज ऑफ पोप। अब 18th सेंचुरी जब स्टार्ट होती है तो इसका जो पहला हिस्सा है उसको हमने एज ऑफ पोप का नाम दिया है, बिकॉज पोप वाज द डोमिनेटिंग फिगर इन दिस पीरियड। जैसे ड्राइडन जो था, जॉन ड्राइडन जो था, वो अपने टाइम का एक डोमिनेट फिगर था, तो हमने उनके नाम पे उस एज को स्टडी किया। Though there was a number of the other important writers like Edison and Swift, but Pope was the only one who devoted himself completely to the literature. तो यहाँ पे ऑथर तो और भी थे इस एज में बड़े बड़े, जैसे एडिसन एंड स्विफ्ट हैं, लेकिन हम कहते हैं कि पोप के नाम पे क्यों एज है, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो टोटली डेडिकेटेड थी टुवर्ड्स लिटरेचर। Moreover, he represented in himself all the main characteristics of his age, and his poetry served as a model to others. जैसे ड्राइडन की पोइट्री जो है वो लीड करती है और मॉडल है, उनका जो वर्क है वो एक मॉडल की तरह है, सारे उसको जो है फॉलो करते हैं, वो एक लीडर हैं। बिल्कुल अब एक नया टाइम थोड़ा सा टर्न लेता है, और यहाँ पे पोप जो है वो एक लीडर पोइट के, एक मॉडल आथर के तौर पर हमारे सामने आते हैं। और इस वजह से क्रिटिक्स ने इस फेज को जो है वो अलेक्जेंडर पोप के नाम डेडिकेट किया, उनको असाइन किया एज ए टाइटल। It was the classical school of poetry which dominated the poetry of the age of Pope. एज ऑफ पोप में भी बिल्कुल हम इसको क्लासिकल स्कूल से गुजर रहे हैं, क्लासिकल ओवरऑल हम इसको कह रहे हैं, इसमें भी वही ट्रेड्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। During this age, the people no sympathy for the fanaticism and religious zeal of the Puritans who were out to ban even the most innocent means of recreation. और इस एज में अब चूंकि प्यूरिटनिज्म खत्म हो चुका है मुकम्मल तौर पे, अब लोगों का जो है उनकी कोई सिंपैथी नहीं है टुवर्ड्स फैनेटिसिज्म और रिलीजियस जील जो है, जो हमें प्यूरिटन्स में नजर आते थे, जिन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया था। इनके मुताबिक, इनकी नजर से देखेंगे तो मोस्ट इनोसेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, हैप्पीनेस के बड़े सादा से जो जराए थे, और उन्होंने भी उनको पाबंद कर दिया था, उनको बंद कर दिया था, और लोगों को पाबंदियों का सामना करना पड़ा। They insisted in the role of intelligence in everything. ठीक है, ओवरऑल वो जो एक टेम्परामेंट है वो रीजन का है, इंटेलिजेंस का है, कि वही वॉचवर्ड यहाँ पे रहेगा। The poets of this period are deficient on the side of emotion and imagination. जो हमें कमी नजर आएगी वो है इमोशन की कमी, इमेजिनेशन की वो फ्लाइट नहीं लेंगे, बल्कि ग्राउंड के साथ टच रहेंगे, रीजन के साथ टच में रहेंगे, और इंटेलिजेंस से चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। Dominated by the intellect, poetry of this age is commonly didactic and satirical. तो इस तरह के जो वर्क होते हैं जो माशरे की खराबियों को हाईलाइट करते हैं, तो अक्सर इस तरह का जो जॉनरा वो अडॉप्ट करते हैं, वो सैटिरिकल जॉनरास होते हैं। सो पोएट्री ऑफ द आर्गुमेंट एंड द क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिटिक्स एंड द पर्सनैलिटीज, तो ये इनके सब्जेक्ट मैटर होंगे, मोस्टली सैटिरिकल वर्क होगा। डायडैक्टिसिज्म इनमें डोमिनेट करेगा, क्योंकि इमेजिनेशन और प्योर पोएट्री नहीं होगी। ये आर्ट फॉर सोसाइटी से एक पे बिलीव करते हैं। So in the second place, the poets of this age are more interested in the town and the cultural world of the society, or cultural world or the society. They have no sympathy for the humbler aspect of the life of the villagers, the shepherds, and no love for the nature, the beautiful flowers, the songs of the birds and the landscape as we find in the poets of the romantic period. ये अपने आने वाली एज से भी काफी मुख्तलिफ हमें नजर आएंगे, उनके साथ इनका कंट्रास्ट नजर आएगा, क्योंकि इनका फोकस जो है वो टाउन लाइफ के ऊपर है, इनका ताल्लुक जो है वो कल्चर लाइफ के ऊपर है, नेचर के साथ, इमोशन के साथ, पैशन के साथ
उस तरह से ये डीपली अटैच नहीं है। So naturally they had no regard for the great poets of the human heart. तो इसी वजह से जो प्रीवियस रोमांटिक एज थी, जिसे हम रेनेसां भी कहते हैं, जहाँ के बड़े बड़े जो आथर हैं वो चौसर, शेक्सपियर और मिल्टन है, तो उनके साथ हमें ये टच करते नजर नहीं आते, ना आने वाली एज के साथ, ना पीछे वाली के साथ। दे हैड नो अटैचमेंट फॉर द मिडल एजेस एंड द टेल्स ऑफ शिवलरी। मिडल एजेस के साथ भी इनका कोई लेना देना नहीं है, वो भी टेल्स ऑफ शिवलरी, एडवेंचर एंड विजनरी, आइडियलिस्टिक किस्म के वर्ल्ड में, रोमांटिक वर्ल्ड में वो भी लिखी जाती थी। सो स्पेंसर देयरफॉर डिड नॉट फाइंड फेवर विद देम। ना तो ये स्पेंसर को वैल्यू करते हैं, ना ये चौसर को वैल्यू करते हैं, ना शेक्सपियर को, ना मिल्टन को, तो ना ही इनके बाद जो एज आएगी वो उनके साथ इनकी कुछ सिमिलैरिटी है। फॉर्म और सब्सटेंस का जो तनाजा है उसको देखते हैं उस नजर से इस एज के बारे में। सो इन द पोएट्री ऑफ दिस एज फॉर्म बिकेम द मोर इम्पोर्टेंट देन द सब्सटेंस। इनका नजरिया है कि जो फॉर्म है वो ज्यादा अहम है सब्सटेंस से। और आपको पता है कि जो रेनेसां के लोग थे, शेक्सपियर के लोग के जो टाइम थे, वो फेवर करते थे सब्सटेंस को, फॉर्म को इतनी अहमियत नहीं देते थे। दिस लव ऑफ द सुपरफिशियल पॉलिश लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द हाईली आर्टिफिशियल and conventional style. The closed couplet became the only possible form for the serious work in verse. और एक और इन्होंने अजीब काम किया, वो ये था कि उन्होंने कोई वैरायटी ऑफ फॉर्म नहीं यूज की, बल्कि हेरोइक कपलेट जो है एक्सटेंडेड फॉर्म बन गया पोएट्री से। प्रोज बीइंग द प्रोमिनेंट मीडियम ऑफ द एक्सप्रेशन, द रूल्स ऑफ द एग्जैक्टनेस, प्रिसिशन एंड द क्लैरिटी which were insisted in the writing of the prose also began to be applied in poetry. और वो जो प्रोज के एलिमेंट हैं, जिसमें प्रिसिशन है, जिसमें रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एग्जैक्टनेस है, क्लैरिटी है, सिंपलनेस है, टर्सनेस जो अभी हम बात कर रहे थे, ये सारी क्वालिटीज जो प्रोज में हुआ करती थी, वो प्रिसाइजनेस जो है, सिंपलिसिटी जो है, और वो एलिमेंट पोएट्री पर भी अप्लाई हो जाती है। इस वजह से कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि इस दौर के जो पोएट्स हैं वो भी प्रोजेक वर्क उन्होंने किया, वो प्रोज राइटर हैं, पोएट्स हैं ही नहीं। कुछ तो मानते नहीं, खासतौर पर रोमांटिक एज में इनके खिलाफ जो है वो स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट आता है। तो इसमें सबसे बड़े जो पोइट हैं वो हैं अलेक्जेंडर पोप, जो हम कह रहे थे, जिसमें प्रीवियस एज में ट्राइडन लीड कर रहे थे, जिसमें पोप लीड करेंगे। He was born in 1688 and died in 1744. Pope is considered as the greatest poet of the classical period. He is Prince of Classicism, as Professor Etten calls him. Critics ने इनको नाम दिया. He is the Prince of Classicism. He was an invalid, a small stature and a delicate constitution, whose bad nerves and the cruel headaches made his life, in his own phrase, a long disease. और इनकी पर्सनल लाइफ देखें तो वो काफी ट्रबल्ड है। ये एक इनवैलिड इंसान से, अक्सर बीमार रहते थे, छोटे कद के थे, डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन थी इनकी, एक डिफॉर्म फिगर थे थोड़े से, और इनके जो क्रूअल हेडेक्स इनको सामना करना पड़ता है लगातार इनको। तो ये अपने ही बारे में लिखते हैं कि जो लाइफ जो है वो एक लॉन्ग डिजीज है मेरी लाइफ। लेकिन इतनी मुश्किलात के बावजूद बीइंग ए कैथोलिक, और एक और इनको ट्रबल भी सामने आना पड़ा, क्योंकि ये कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, हैड टू लिव अंडर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि कैथोलिक्स जो हैं वो इतने फेवर में नहीं थे। आपको पता है कि प्रोटेस्टेंट का रूल था इस वक्त, तो पब्लिक के लिए भी इनको उस तरह से थोड़ा सा अच्छा नहीं समझा जाता था। बट द वंडर इज दैट इन स्पाइट ऑफ हिज मैनीफोल्ड हैंडीकैप्स, दिस स्मॉल अगली मैन has left a permanent mark on the literature के से। लेकिन मजे की बात है कि ये स्मॉल अगली मैन जो है, ये डिजीज, लॉन्ग डिजीज, क्रूअल हेडेक्स के साथ, एक डिफॉर्म्ड फिगर होने के बावजूद, इतने हैंडीकैप्स होने के बावजूद, इस बंदे ने लिटरेचर की दुनिया में कमाल किया है और एक परमानेंट मार्क छोड़ा है लिटरेचर के ऊपर। He was highly intellectual, extremely ambitious and capable of tremendous industry. बहुत ही मेहनती थे, इंडस्ट्रियस थे, हाईली इंटेलेक्चुअल थे, और बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी थे। He is best known for satirical and discursive poetry, including The Rape of the Lock, जो शायद किसी इंग्लिश लिटरेचर वाले ने ना पढ़ी हो ये पोएम, ये हो नहीं सकता। The Rape of the Lock उन्होंने जो पोएम लिखी है। The Dunciad है इसके अलावा इनका वर्क, एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये भी इनका एक पोएटिकल वर्क है, एंड फारिस ट्रांसलेशन ऑफ होमर, और इन्होंने भी ड्राइडन की तरह क्लासिकल वर्क्स को भी ट्रांसलेट किया इन्होंने होमर को। तो हम इनके बारे में ये एक इंट्रोडक्शन था। तो सेकंड मोस्ट कोटेड ऑथर इनको कहा जाता है, जिनके बारे में अभी ये सिग्निफिकेंट हमने बात की है। तो ये क्या है?
After Shakespeare, he is second most quoted author in the Oxford Dictionary of the Quotations, some of his verses having entered common parlance. तो इनके जो कहते हैं कि ये शेक्सपियर के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा दुनिया में कोट होने वाले आथर हैं। इनकी लाइनें जो हैं वो चंद मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि पेपर में भी चले आ सकती हैं, उस वाले से भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाइडली कोटेड आथर हैं। शेक्सपियर के बाद इनका दूसरा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, चार्म स्ट्राइक द साइट बट मेरिट विंस द सोल। अब रेप ऑफ द लॉक आपको याद आ रही होगी अपने टाइम में जब हमने भी पढ़ी थी। चार्म स्ट्राइक द साइट बट मेरिट विंस द सोल। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। ठीक है। अ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, ये भी आपने सुन रखा है ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। और बल्कि ये लंबी लाइन है, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द Prairian spring, their shallow draughts intoxicate the brain and drinking largely sober us again। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म होता है। जो थोड़ा थोड़ा गैप देना चाहिए ताकि आपको पता हो कि अलग अलग पार्ट्स इसके कौन से हैं। उसके बाद टू err is human, to forgive divine, वेरी फेमस एक लाइन है जो हम सुनते रहते हैं। एक्ट वेल योर पार्ट, देयर ऑल द ऑनर लाइज, एंड प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। दीज आर सम फेमस लाइन्स। कभी ये सेकंड बेस्ट कोटेड ऑथर हैं, तो इस वजह से हमने इनकी कुछ लाइन उठाई। इनका एक फेमस वर्क है जी, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, 1711 में पब्लिश होता है। द मेन क्वालिटी ऑफ द पोएट्स पोएट्री इज इट्स करेक्टनेस। It was at the age of 23 that he published his essay on criticism। सिर्फ 23 साल की उम्र में अलेक्जेंडर पोप, जो एक डिफॉर्म्ड बीमार इंसान है और हैंडीकैप्ड हैं, उन्होंने जो अपना पूरा फोकस, मुझे लगता है, जो लोगों की बातें उन्हें सुननी पड़ती थी, जो कंटेम्प्ट फेस करनी पड़ती थी, लोगों की आंखों में भी क्रिटिसिज्म होता है हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, तो उसने अपना जो गुस्सा था, एंगर था सारा, उसे डाल दिया है अपनी स्टडी के ऊपर। और 23 इयर्स की एज में इस पब्लिश कर दिया था ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। और ये याद रखना, ये पोइटिकल वर्क है। एक मुझे याद है कि जब एक जमाने में हमने पढ़ा था इसको, तो एक सवाल आया था पेपर के अंदर कि ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म को लफ्जों से लग रहा है कि ये एक प्रोज वर्क होगा। एंड सिंस देन टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ ही एंजॉयड prodigious reputation। In this essay, Pope insists on the following: the rules discovered by the ancient because they are in harmony with nature। इसमें भी आर्गुमेंट करते हैं ऐसे क्रिटिसिज्म में कि हमें एंशियंट्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो नेचर के साथ बिल्कुल हार्मोनियस है। और ये क्लासिकल प्रिंसिपल है, आपको पता है, होरेशियन प्रिंसिपल भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता, हमने एक पढ़ा है। Those rules of the old discovered not devised, अब इनकी लाइन भी है बल्कि, those rules of old discovered not devised are nature still but nature methodized। तो कहते हैं कि ओल्ड रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, और ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग है। फिर इनका जो मैग्नम ओपस है वो तो है रेप ऑफ द लॉक। पोप्स नेक्स्ट वर्ड, रेप ऑफ द लॉक इज सम वेज हिज मास्टरपीस। इट इज मॉक हेरोइक। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल वो ट्रेडिशन जो एपिक राइटिंग है उसको फॉलो तो किया है, लेकिन वो तो सीरियस एपिक्स हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने वहां पे क्रिएटिविटी दिखाई है, और वजह है कि उन्होंने मॉक एपिक तकलीफ की है, और ये शायद हम फर्स्ट मॉक एपिक देख रहे हैं, in which it celebrated the theme of the stealth by Lord Peter of the Lock of the Air from the head of the Miss Arabella। तो ये एक्चुअल एक इंसिडेंट था, लॉर्ड पीटर ने, ये एलीट क्लास के झगड़े हैं, आपको पता है। Though the poem is written in a jest and deals with a very insignificant event, it is given the form of an epic investing this frivolous event with mock seriousness and dignity। तो ये पोएम आपने टाइम पे आपने पढ़ रखी है, हमारे सिलेबस में भी शामिल है, तो यकीनन हम इस पे प्रेजेंटेशन भी आपसे लेंगे। उसके अलावा ट्रांसलेशन एंड सटायर है इनका। बाय दिस टाइम पोप हैड परफेक्टेड द हेरोइक कपलेट एंड ही मेड यूज ऑफ हिज टेक्निकल स्किल इन ट्रांसलेटिंग होमर्स इलियड एंड ओडेसी, व्हिच मेंट 11 years वेरी हार्ड। 11 साल इन्होंने अपने दिए हैं, और 11 सालों के सख्त मेहनत के बाद इन्होंने होमर के जो वर्क हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, होमर्स इलियड और ओडेसी को। The reputation which Pope now enjoyed created a host of jealous rivals whom he severely criticized and ridiculed in the Dunciad। इनका अगला जो वर्क है द Dunciad है, वो अपने जो क्रिटिक्स हैं, जो जेलस पार्टी थी, उनको ने severely क्रिटिसाइज किया उस वर्क के अंदर,
जो इनके काम पे तनकीद करते थे या इनको शायर नहीं समझते थे या इनको तनकीद का निशाना बनाते थे। इन्होंने फिर पोएम लिख के उसका जवाब दिया। दिस इज पोप्स ग्रेटेस्ट satire in which he attacked all sorts of the literary incompetencies. It is full of the cruel and insulting couplets on his enemies. तो पूरा गुस्सा इन्होंने इसमें निकाला है, क्रूअल और इंसल्टिंग जो है वो कपलेट्स तख्लीक किए हैं जो अपने एनिमीज को निशाना बनाया है। His next great poems was the essay on man. ये भी इनका फेमस पोएटिकल वर्क है, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म की तरह। ऐसे ऑन मैन भी इनकी शक्ल सूरत जो है लग रहा है कि महज एक ऐसे होगा जो प्रोज फॉर्म में अक्सर ऐसे लिखे जाते हैं, but this is a poem which is full of brilliant oft quoted passages and lines. His later works, imitation of the Horace and epistles, are also satires and contains biting attacks on his enemies. उसके अलावा इन्होंने लास्ट वर्क ये किया, तो इनके यहाँ पर हमारे पास इनकी ट्रांसलेशन आती है, इनका डेंसिएट वर्क है, एक सटायर है, ऐसे उन मैन उन्होंने लिखा, और इमिटेशन ऑफ हॉरेस एंड एपिस्टल्स। तो अब देखते हैं कुछ माइनर पोइट्स ऑफ द एज ऑफ पोप। एज ऑफ पोप में है और पोइट्री में है, तो अभी तक हमने सिर्फ पोप के बारे में जाना और समझा, उनके कुछ मेजर वर्क्स को सामने रखा है। तो इनमें कुछ माइनर पोइट्स भी हैं। ड्यूरिंग हिज एज पोप वाज फॉर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोइट्स। जैसे ड्राइडन अपने टाइम पे एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थी, तो पोप भी हम देखते हैं उसी तरह बिल्कुल एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। देयर आर अ फ्यू माइनर पोइट्स हमें नजर आते हैं, मैथ्यू प्रायर, जॉन गे, एडवर्ड यंग, टॉमस पार्नल एंड लेडी विनचेल्सिया। तो ये हमारे पास कुछ माइनर पोइट्स हैं इस एज के। Matthew Prior, who was a diplomat and active politician, wrote two long poems, Solomon on the vanity of the world and Alma or the progress of the mind. तो ये इन्होंने मैथ्यू प्रायर ने दो वर्क लिखे हैं, एक सोलोमन ऑन द वैनिटी ऑफ द वर्ल्ड है और एक द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड है। ये कुछ पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट थे, इनके दो काम सिर्फ हम याद रखेंगे। John Kay, and John Kay is the master of the vivid description of the rural scenes as well as the delights of the town. Like Prior, he is full of humor and good temper. His best known works are Rural Sports, Trivia, or The Art of Walking the Streets of London, and The Black-Eyed Susan, and some fables. So Prior and Gay were the follower of Pope, and after Pope, they are the two excellent guides to the life of the 18th century London. तो देखा जाए ये दोनों पोप के बिल्कुल डिसाइपल्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं एक लिहाज से, और इन्होंने जो भी काम किया है वो उसी मेथड को फॉलो करते हुए लिए किया है, और इनके भी वर्क्स लाइट मूड में लिखे गए हैं। The other minor poets जो हैं Edward Young, Thomas Parnell and Lady Winchelsea belong to more to the newer romantic spirit than to the classical spirit in their treatment of the external nature, though they were unconscious of it. जो अब रिमेनिंग है उनका ज्यादा हमें ट्रेंड नजर आता है, उसमें उनको थीम जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया वो थोड़ी उनमें स्पिरिट में रोमांटिक नजर आती है। तो एडवर्ड यंग जो रिमेनिंग है, एडवर्ड यंग और टॉमस पार्नल और लेडी विंचेल्सिया को देख लेते हैं थोड़ा सा। एडवर्ड यंग in his universal passion showed himself as skillful as a satirist as Pope. His best known work is The Night Thoughts. इनका वर्क है which written in blank verse shows considerable technical skill and deep thought. इन्होंने blank verse यूज किया, यहाँ थोड़ा romantic touch इनमें मिलता है, लेकिन साथ साथ ये satire में अपने टाइम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनमें मिक्स हमें ट्रेंड्स मिलते हैं। Thomas Parnell is excellent in translations. His best known works are the Night Piece on Death and the Hymn to the Contentment, which have a freshness of the outlook and metrical skill. तो इनके दो काम हम सिर्फ ध्यान में रखेंगे, पार्नल के The Night Piece on Death and Hymn to the Contentment. And Lady Winchelsea, though a follower of Pope, showed more sincerity and genuine feeling for nature than any other poet of the age. Her Nocturnal Reverie may be considered as the pioneer of the nature poetry of the new romantic age. अभी romantic age काफी आ गया, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर पोइट जो अपनी एज को ही 100% फॉलो करे। तो इनमें हमें जो ट्रेंड मिलते हैं लेडी विंचेल्सिया के अंदर वो है नॉक्टर्नल रेवरी। इनके नाम से जैसे करा गया, थोड़ा सा इसमें हमें रोमांटिक टच नजर आता है। To sum up, the poetry of the age of the Pope is not of the high order, but it has in a high order in a sense, romantic sense में कहेंगे, classical sense में कहेंगे तो फिर तो high order है, but it has distinct merit, the finished art of its satires, the creation of the technical beautiful verse, and the clarity and the succinct of its expression. तो वही टेक्निकली देखा जाए तो वो जो इस एज का खास है वो सारी खसूसियात हमें इन पोइट्स में भी हमें इवन मिलती थी जो एक्चुअली
प्रोज वर्क की खसूसियात हैं। तो लेट्स टेक रिव्यू कि अभी हमने क्या पढ़ा है। तो इस हम नेक्स्ट एज में आ चुके थे। क्लासिकल एज को हमने डिवाइड किया था 3 हिस्सों में, ड्राइडन में, पोप में और एज ऑफ जॉनसन में। तो हमने ड्राइडन को कंप्लीट करने के बाद हम एज ऑफ पोप में आते हैं, और एज ऑफ पोप में हम उसकी पहली जो फेज है उसको देख रहे हैं, पोइट्री को। पोइट्री में हमने देखा कि एज ऑफ पोप इसे कहा गया क्योंकि पोप इसमें सबसे डोमिनेंट थे और अपने ट्रेंड को फॉलो करते थे। पोइट्री जिस तरह की ये ट्रेंड था यहाँ पे, डायडेक्टिक पोइट्री, हिस्टोरिकल, आर्गुमेंटेटिव, क्रिटिसिज्म, तो इन्होंने जो पोइटिकल वर्क किए हैं वो उनमें भी हमें वो प्रोज की क्वालिटीज नजर आती हैं कि वो भी डायडेक्टिक है, वो भी हिस्टोरिकल है, आर्गुमेंटेटिव है और क्रिटिकल है। तो उसके बाद जो हमने देखे फॉर्म और सब्सटेंस का जो फर्क है उसको हमने स्टडी किया, और सबसे फिर बड़े आथर अलेक्जेंडर पोप को देखा और उनके वर्क्स जो हमने देखे, द रेप ऑफ द लॉ, द डेंसियन एंड एसियन क्रिटिसिज्म, और कुछ ट्रांसलेशन हमने की है। और ये पर्सनल लाइफ के बारे में पढ़ा कि वो काफ़ी हैंडीकैप्ड थे, काफ़ी उनके अपने अल्फाज में है कि उनकी जो लाइफ है एक किस्म की लॉन्ग डिजीज थी। उनकी कोटेड लाइन को हमने देखा, जैसे प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन एंड टू हैव इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, फेमसली हमने सुनी हुई है। और इनका जो एक बेस्ट वर्क है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, जहाँ जो कि जिसमें इन्होंने जो है वो क्रिटिसिज्म के बारे में एक पोइटिकल वे में बातें की हैं, रूल्स के बारे में बातें की हैं कि एंशिएंट जो प्रिंसिपल्स, जो रूल्स हैं, जो होमर के हैं, जो वर्जल के हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। इनका जो मास्टरपीस है, इनका जो मैग्नम ऑपस है, वो है रेप ऑफ द लॉ, और उसमें हमने देखा तो एक्चुअल इंसिडेंट के ऊपर इन्होंने पोइम लिखी थी, और इसकी एक तफसील जो है वो प्रेजेंटेशन में चाहूँगा कि वो आए और हम रेप ऑफ द लॉ के एंड में जाएंगे क्योंकि ये सिलेबस में शामिल है। ट्रांसलेशन और सटायर है इनका। इन्होंने 11 साल की मेहनत से होमर के इलियड और ओडेसी को ट्रांसलेट किया था। उसके अलावा अपने क्रिटिक्स पे के खिलाफ इन्होंने एक पोइम लिखी थी, डेंसिएट, और ऐसे मैन भी इन्होंने लिखा है, और इमिटेशन ऑफ द हॉरेस एंड एपिस्टल्स भी एक गुड वर्क है इनका। माइनर पोइट्स में हमने देखा पोप के अलावा भी कुछ पोइट्स हैं जिनका एक एक दो दो काम आप जहन में रख सकते हैं। मोस्टली तो अलेक्जेंडर पोप एक डोमिनेट पर्सनैलिटी। उनमें हमने देखा कि मैथ्यू प्रायर हैं, जॉन गे, एडवर्ड यंग, टॉमस पार्नल एंड लेडी विंचेल्सिया। तो प्रायर का हमने वर्क देखा जो कि डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन है, उन्होंने लिखा है सोलोमन ऑन द वैनिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड आल्मा द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। जॉन गे के वर्क्स हमने देखे, ट्रिविया, रूरल स्पोर्ट्स, आर द आर्ट ऑफ द वॉकिंग, द स्ट्रीट ऑफ लंदन, ब्लैक आइड सूजन एंड फेबल्स। और फिर हमने देखा एडवर्ड यंग को जिनका नाइट थॉट्स फेमस है, पार्नल को देखा और उन्होंने काफी ट्रांसलेशन भी की है, उनका बेस्ट वर्क है द नाइट पीस ऑन द डेथ एंड हिम टू कंटेंटमेंट। और लेडी विंचेल्सिया को हमने देखा कि वो इस एज में होने के बावजूद, पोप को फॉलो करने के फॉलोवर होने के बावजूद, लेडी विंचेल्सिया के अंदर थोड़े रोमांटिक टच हमें मिलते हैं। उन्होंने ब्लैक वर्ड्स भी यूज किए जो अपने टाइम से हट के है स्ट्रक्चर, और नॉक्टर्नल रेवरी उनका फेमस रोमांटिक वर्क है। So this is the end of today's lecture, बल्कि सेकंड लेक्चर। अभी जो हमने पढ़ा है इसमें पढ़ते हुए कोई बात आपको समझ ना आई हो, रिकॉर्डिंग हम स्टॉप नहीं कर रहे हैं ताकि डिस्कशन जो है वो साथ से हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सदफ सवाल करना चाह रही हैं जी? सर इसमें जो एक स्लाइड थी फॉर्म वीएस सब्सटेंस, वो मेरा नेट जो था ना उसका थोड़ा सा इशू था, वो वाली काइंडली रिपीट कर दें। स्लाइड फॉर्म वीएस पे जाते सब्सटेंस। हैं। अच्छा जी, स्लाइड चेक करते हैं कौन सी है आपके सामने। ये तो नहीं है? यस सर, यही जी जी यही है। बड़े क्या लिखा है? सॉरी सर। नजर आ रही स्लाइड? हेलो जी सर, आ रही है। आप इसको पढ़ सकती हैं, क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. In the poetry of this age, form become more important than substance. This love of superficial polish led to the establishment of a highly artificial and conventional style. The close couplet became the only possible form for serious work in verse, prose being the prominent medium of expression. The rules of exactness, precision, and clarity, which were insisted in the writing of prose, also began to be applied poetry. तो ये है, फॉर्म जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी सब्सटेंस से। हेरोइक कपलेट को कहा कि हमने ये पार्टिकुलर फॉर्म यूज करनी है,
और आथर या पोएट का मतलब था वो जो लाइनें राइम स्कीम में ला लेगा. He was considered as a poet. High imagination, lofty ideas, noble thinking, कोई principles या जो हाईली इमेजिनेशन है जो शेक्सपियर का खासा था, ये मिल्टन का था, वो सब्सटेंस कहलाता है ना वो चीजें. तो उसमें फॉर्म का ध्यान नहीं रखा जाता कि लाइनें मिल रही है या नहीं. वहाँ फॉर्म फ्लेक्सिबल होती है. फॉर्म जो है पोइट्री अगर देखा जाए ना तो इनका जो सब्सटेंस है, मेरी बात गौर से आपने समझी, इनका जो सब्सटेंस है ना वो प्रोज है. प्रोज में जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सारी इनकी पोइटिकल फॉर्म में आ रही थी, पोइटिकल सब्जेक्ट मैटर्स में आ रही थी. तो इनका जो सब्जेक्ट है, जो थीम है, जो सब्सटेंस है, वो सारा तो प्रोज स्टाइल का है. वो तो सारा क्रिटिसिज्म है. क्रिटिसिज्म सोसाइटी कर रहे हैं ये प्रोज में भी, इसमें पोइट्री फॉर्म में. तो इनके ख्याल में फॉर्म में जो है ना वो शायरी थी. अंडरस्टैंड किया मेरी बात में? जी सर, ठीक है, समझ लग गई है. कोई और ऐड करना चाहिए और मेरी बात को आसान अल्फाज में को कहना चाहिए ताकि इनको और समझ आ. हाँ जी, कोई भी नहीं. भाई कहीं सर्दी में आप आराम से रजाइयों में तो नहीं सोए हुए? कोई आवाज नहीं आ सर रही जी. है. हसन, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? फॉर्म और सब्सटेंस की क्या डिवीजन समझ आती है आपको? इसमें ना सिंपल वे मुझे जो इसकी यानी कि समझ आई है वो ये है कि एक मिसाल देना चाहूंगा उर्दू की पोइट्री से कि जिस तरह पहले आज से कुछ अर्सा पहले तकरीबन 20-25 साल पहले पोइट्री में वजन और राइमिंग स्कीम वगैरह सारी चीजें देखी जाती थी. और उसकी पोइट्री के लिए, गजल के लिए कि यानी मखसूस पैरामीटर्स थे कि कम से कम जो है ना शेर वो 8 से 10 होने चाहिए. एक शेर तो वो 8-10 शेर गजल के लिए थे. अब जो है वो चल रहा है 5 गजलों की, जो है ना 5 शेरों की एक कंप्लीट गजल होगी. और अब तहजीब आफी को शायद मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने सुना होगा, तहजीब आफी की, उसकी पोइट्री को पता ही नहीं चलता वो पोइट्री है या क्या है. तो वो सिर्फ वो बातें करता है तो लोग उनके वो थोड़ी थोड़ी बातें जो है ना सुन कर वो हा हा करते, वाह वाह करने लग जाते हैं. तो इस तरह की यानी कि वो एक जैसे समझने के एक पहली क्लासिकल चीज थी उसको एक ना आसान वे में कर दिया तो लोगों ने उसकी पोइट्री का नाम दे दिया. सही है. तो ये फर्क है. फॉर्म को अहमियत देते हैं क्लासिकल और सब्सटेंस को अहमियत देते हैं, थॉट को अहमियत ख्वाब में ये देते हैं वो ख्वाब में ये है कि उन्होंने रोमांटिक्स. अपना पर्पस जो है ना वो ये मकसद थी वो पहुंचाना उन्होंने समझ लिया कि वो चीज़ पहुंचनी चाहिए तो सब्सटेंस को यूज़ करें या सॉरी उसको जो पहले हाईली जो उनके पैरामीटर्स थे उनको यूज़ करें या ना करें. सही है. ये उर्दू पोइट्री से एग्जांपल दे रहे थे हसन जो है. हाँ जी, समझ आ गई. आपका आप एक्सप्लेन करें जी थोड़ा सा इसके. सर फॉर्म एंड सब्सटेंस को, हाँ, ये क्या डिबेट है? सर इसमें ये है कि जिस तरह प्रीवियस राइटिंग थी, एलिजाबेथन राइटिंग को यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि वहां पर था तो वो सब्सटेंस पर फोकस ज्यादा करते थे, लेकिन जहाँ पर एक थोड़ी चेंज आई थी, जैसे पहले ड्राइडन की एज में से ये चीज स्टार्ट हो गई थी कि इनका ज्यादातर फोकस अपने सब्सटेंस की बजाय फॉर्म पर होने लग गया था. इनकी राइटिंग काफी शॉर्ट सेंटेंसेस और क्लियर एंड प्रिसाइज सेंटेंसेस होते थे. और फिर यहाँ पर वैसे ही है कि जिस तरह जॉन बनियन की राइटिंग में हमने देखा कि उनके फ्रेंड्स राइटिंग में थीम वाइज तो रिलीजन पर फोकस कर रहे थे, लेकिन उनकी राइटिंग प्योरली क्लासिकल राइटिंग पर बेस करती थी, जैसे कि ये है फॉर्म पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं. तो आगे जो पोप की राइटिंग आएगी उसमें भी एक हेरोइक कपलेट को वो यूज करता है और हेरोइक कपलेट डोमिनेट करती है, जिसको क्लोज कपलेट भी कह रहे हैं, और वो इस एज के अंदर डोमिनेट कर रही है, यानी कि फॉर्म पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है. ठीक है, ठीक है. आपका पॉइंट आ गया मेरे पास, आपको समझ भी आ रही है आपकी. यहाँ पे हम देखते हैं कोई कंफ्यूज तो नहीं है. अच्छा, एक मुझे प्रेजेंटर भी चाहिए जो रेप ऑफ द लॉग को प्रेजेंट करने. रेप ऑफ द लॉग जो कि सिलेबस में शामिल है, इसलिए इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा हमें. सर हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि जैसे हमने कंपेयर किया था पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को पैराडाइज लॉस्ट के साथ, लेकिन वहाँ पे सब्सटेंस ज्यादा मिलता है, यहाँ पर सब्सटेंस कम है, फॉर्म पे फोकस ज्यादा है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक. सर ये बात इस तरह अपेरेंटली थी, लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ था यहाँ पर
इनके फॉर्म तो पैराडाइज लॉस्ट की भी बहुत अच्छी थी सब्सटेंस के साथ साथ। लेकिन सब्सटेंस कम था अगर सिर्फ सर इसको हम कहें कि इसकी फॉर्म अच्छी है। एक्चुअली जो है ना पैराडाइज लॉस्ट में सब्सटेंस को देने के लिए फॉर्म को जस्ट यूज किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे सब्सटेंस को यूज किया जाता है ताकि फॉर्म बिल्ड की जाए। आपका फोकस की तरह ये देखा जाता है, होते तो हर जगह दोनों चीजें होती है, हर पोएट्री में दोनों चीजें होती है ना, फॉर्म भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो कर रही होती है, टोटली निगेट भी नहीं होती, और सब्सटेंस भी रहता है, चाहे आप जैसे भी फॉर्म बनाएंगे आपने सब्सटेंस तो लेना है ना, तभी फॉर्म क्रिएट होगी ना। लेकिन ऑथर का फोकस किधर है? सर ऑथर का फोकस है कि वो फॉर्म प्रिपेयर करे, और जो सब्जेक्ट है वो क्रिटिसिज्म है ना, वो पोएट्री इमेजिनेशन को कहते हैं, जो रोमांटिक इस तरह की पोएट्री को मानते नहीं है,